नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दंतेवाड़ा के कल के हमले की तस्वीरें बता रही हैं कि हमला कितना भयावह था। एनडीटीवी इंडिया को नक्सली हमले का वीडियो मिला है। इसमें हमले के बाद घायल जवान फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को मौके पर मौजूद एक अन्य जवान ने शूट किया जो इस काफिले का हिस्सा था। वीडियो में विस्फोट से बना करीब 10 फीट गहरा गड्ढा भी दिखाई दे रहा है। गाड़ी फायर स्टार्ट होने के बाद आई। फायर स्टार्ट तो टोटल कितनी गाड़ी थी पूरे काफिले में? काफिले में सामने एक पिकअप थी। हाँ हाँ। और मेरी स्कॉर्पियो थी। हाँ हाँ। तो होने के बाद तूफान जो फोर्स गाड़ी थी वो सामने आई। वो ब्लास्ट हुई उसके बाद। अच्छा, तो ये क्या आमा पंडुम के लिए वहाँ लड़के रोक रहे थे क्या, या आप लोगों ने नहीं देखा क्योंकि आगे गाड़ी ब्लास्ट हो गया था? हाँ हाँ, आमा पंडुम के लिए रोका था उन लोगों को? हाँ, उससे पहले रोका गया था 100 मीटर। अच्छा, निकले उसके बाद फिर आगे जाके ब्लास्ट हुई गाड़ी। अच्छा अच्छा, तो फिर आप लोगों ने जब शेल्टर लिया तो फायरिंग किया, उसके बाद उधर 1-2 राउंड फायर आया नक्सलियों की तरफ से, फिर बंद हो गया? हाँ, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद जो है इधर से ही मतलब चिल्लाना कौन है ऐसा करके। अच्छा, और आप लोग कितने दिनों से थे वहाँ पर ऑपरेशन में? हम लोग परसों से ही थे। परसों से ही थे। तो कल 11 बजे लौट रहे थे या 1 बजे के आसपास आप लोग लौट रहे थे वहाँ से? हम लोग 1 बजे के आसपास। 1 बजे के आसपास, तो 1:30 बजे के आसपास। तो वो तो बड़ा दर्दनाक वहाँ पर हुआ था जब पूरा ये हादसा हुआ वहाँ पर। तो उस टाइम कोई बचा था या कोई भी नहीं बच पाया? सीधे ब्लास्ट में सब उड़ गए आपके साथी? ब्लास्ट में ही सब हो गए थे। सब खत्म हो गए थे। जिनका जो पीछे बैठे थे शायद वो गेट के वो खुलने की वजह से आ गए थे, वो भी बाद में उनकी भी डेथ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। आप लोग सब सुरक्षित है ना, और कोई घायल तो नहीं हुआ है ना? उसके बाद कोई हुआ नहीं। युवराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। तो जो बातचीत हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने की है वीडियो बनाने वाले जवान से, इससे कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। इससे ये पता चलता है कि कल आखिर हुआ क्या था। इनको समझने का प्रयास करते हैं। माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए यह दस्ता मंगलवार से बाहर निकला हुआ था और काफिले में 7 गाड़ियां थीं। पता चला है कि उनमें करीब 70 पुलिस वाले थे। गाड़ियों के बीच 100 से 150 मीटर की दूरी रखी गई थी। इतनी जो दूरी होती है ये सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा होता है, ताकि जब इस तरह के बड़े हमले हों या हमले किए जाएं तो बड़े नुकसान से बचा जा सके। दोपहर करीब 1:30 बजे ये विस्फोट हुआ था और काफिले की तीसरी गाड़ी वो निशाना बनी थी इस आईईडी विस्फोट का। और वीडियो में आवाज भी आती है, उड़ गया, पूरा उड़ गया। यानी ये जो गाड़ी है इसके बारे में बात की जा रही कि ये गाड़ी पूरी तरह से उड़ गई है। और जब माओवादियों की दिशा में गोलियां चलाई गईं तो वहां से 1 या 2 राउंड की जवाबी फायरिंग भी हुई। इसके बाद वो फायरिंग रुक गई। यानी माओवादी पूरी तैयारी के साथ घात लगाकर यहां पर बैठे हुए थे। तो ये कई महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो से और साथ ही जो वीडियो शूट किया जिस जवान ने उससे बातचीत से निकलती है। और इसी बीच कल नक्सली हमले में मारे गए डीआरजी के 10 जवानों को आज अंतिम सलामी दी गई। इस हमले में एक ड्राइवर भी मारा गया था। जवान को अंतिम सलामी देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा पहुंचे थे। वहां वे अंतिम सलामी के कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद जवानों का पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर भी वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। और इसी बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता महेश गागड़ा ने कहा है कि धमाके से जिस तरह गड्ढा हुआ उससे लगता है कि नक्सलियों ने सड़कें बनने से पहले ही आईईडी प्लांट किया होगा। उन्होंने कहा कि फोर्स से कहीं ना कहीं चूक हुई है। महेश गागड़ा जी का नक्सलियों के हमेशा हिट लिस्ट में रहे हैं। उनके कई सारे दोस्तों को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया है। उनसे बात करते हैं कि इस घटना को लेकर वो क्या सोचते हैं और बहुत करीब से नक्सलियों की गतिविधियों को आपने देखा है। इस घटना को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस तरह से रोड पे जो गड्ढा हुआ है ब्लास्ट के बाद, कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि जिस समय रोड बन रहा था उसमें प्लांट किया हुआ था। अगर बाद में प्लांट किया रहने से रोड धंस जाता है या फिर उसमें क्रैक आ जाता है तो 2 चीज़ होता है। मुझे लगता है कि जब लगातार फोर्स का मूवमेंट हो रहा है, ऑपरेशन होता है, बड़े अधिकारी भी जाते हैं, फोर्स कहीं ना कहीं चूक होगी या फिर हमारे पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो इतना डिमाइनिंग जो कर ले, जो कम से कम 5-10 फीट अंदर जो गहरा है। मुझे लगता है कि 50 किलो का आईडी रहा होगा जिस तरह से ब्लास्ट का जो एरिया है उसने कवर किया है। उससे लगता है कि आपने डिमाइनिंग कितना किया है, उसमें कितना आपके पास जो ऑपरेटिंग मशीन है जिसने डिस्प्लोजी या फिर उसको आपका
ओपन करते हैं, उसको संकेत बताते हैं कहाँ पे हो सकता है। तो मुझे लगता है कि नक्सली उसके आगे का प्लान करके रखें। मुझे लगता है सरकार को और पुलिस तंत्र इसमें समझने वाली बात है कि हमारे फेल कहाँ हो रहा है। और जो ब्लास्ट हुआ है कल का, वो ब्लास्ट मुझे लगता है बहुत पहले ही डिपॉजिट करके रखा गया था। अच्छा, आपके जो दोस्त हैं परिवार के कितने लोगों को अभी तक शिकार बना चुके हैं, क्योंकि इसको 10 को आपने सबसे करीब से झेला है? देखिए, हम तो लगातार जब राजनीति में प्रवेश किए उसके बाद से बहुत से करीबी जो लोग हैं, चाहे दोस्त यार हैं, चाहे समाज के लोग हैं, या फिर जो पुलिस में जवान हैं, आज भी मतलब दिल कई बार दहला जाता है कि अब बस होना चाहिए, बहुत हो गया। या फिर जैसे कांग्रेस की सरकार आने से पहले कांग्रेस के लोग, मुख्यमंत्री ने कहा था कि बातचीत होना चाहिए, जो भी चीज़ हो, जो भी रणनीति होना चाहिए, जो भी तरीका होना चाहिए, जो भी स्ट्रेटजी होना चाहिए, शांत होना चाहिए। जो दहल रहा है या खून की लगातार जो कोखें खाली हो रही है, माता बहनें विधवा हो रही हैं, तो ये सब चीज़ रुक जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब ज़्यादा संवेदना व्यक्त करने की शक्ति हमें भी नहीं रह गई है, क्योंकि लगातार जो स्थिति बन रही है, हम सब कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी काफ़ी आहत होते हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं 60% घटनाएं कम हुई हैं और नक्सली बैकफुट में गए हैं, और ऐसे समय में इस तरीके की घटना हो जाती है, तो क्या लगता है कि नक्सलियों का कैडर कितना मजबूत है, उसे आप कमज़ोर मानते हैं? देखिए, सरकारी तौर पर चाहे राज्य सरकार जो केंद्र सरकार बयान देते हैं, ग्राउंड स्तर पर क्या है सही जानकारी क्या मिलता है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी ग्रुप है, कोई आपका वसूलीबाज नहीं है, कोई गैंगवार नहीं है, एक वो आइडियोलॉजी के काम कर रहे हैं। उस आइडियोलॉजी काम करके एक स्टेट में नहीं है जो 60% कम होंगे, 20% कम होंगे। लगातार मूवमेंट करने वाले तरीका है उनके, गुरिल्लावार में काम करते हैं। तो इस तरह से हल्का बयान करके आप राजनीतिक बयान करके मीडिया में आप पीछा छुड़ा सकते हैं, लेकिन ग्राउंड हकीकत जो काम करने वाले फोर्स हैं, चाहे गाँव के लोग हैं, सब समझते हैं। तो यहां पर आपको यह जरूर बता दें कि जो महेश गागड़ा हैं, ये बीजेपी के नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, ये कोई विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ सवाल उठा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने जुल्फिकार हमारे सहयोगियों को बताया भी कि वो खुद भी निशाने पर रहे हैं। और जो सवाल उनका एक आया कि आखिर इतने नीचे इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक किस तरह से दबा दिया गया और कब दबाया गया। और आपको बताया कि इस हमले में जो करीब 24 घंटे हो चुके हैं, यह अकेला सवाल नहीं है, ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। क्या प्रशासन से चूक हुई, ये एक सबसे बड़ा सवाल इस पूरे कल की घटना के बाद से उठाया जा रहा है। क्या एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो जरूरी प्रक्रिया होती है, प्रोटोकॉल होता है, उसका ध्यान नहीं रखा गया, यह भी एक सवाल पूछा जा रहा है। क्या काफिले के जो रूट था उसकी चेकिंग की गई, रोड ओपनिंग पेट्रोलिंग की गई या नहीं की गई, यह भी एक सवाल है। जवान 4 पहिए के वाहन में यात्रा क्यों कर रहे थे, क्योंकि यह बताया गया कि वहां पर अमूमन उन्हें कहा जाता है कि वो 2 पहिया वाहन से यात्रा करें या फिर पैदल जाएं। पक्की सड़क के इतने नीचे विस्फोटक कैसे और कब छुपाए गए होंगे? क्या सड़कों के नीचे और भी जिंदा बारूदी सुरंगें दबी हैं? यह भी एक ऐसा बड़ा सवाल है जो आगे इस तरह के हमले ना हो उसको रोक सकता है, अगर इसका सही जवाब मिल जाए। तो इन्हीं तमाम प्रश्नों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास साहब, जो कि सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, साथ ही MW अंसारी जी, पूर्व DGP छत्तीसगढ़। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। सबसे पहले अंसारी साहब, आपके पास ही आना चाहूंगा। ये तमाम प्रश्न जो जनता के दिमाग में हैं इस कल की घटना को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि क्या कहीं कोई चूक हुई है जिसके चलते नक्सलियों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया? देखिए, मैं इस घटना को एक तो स्ट्रांग वर्ड्स में कंडेम करता हूं। मैं ये कवर्डिस एक्ट है नक्सलाइट्स का। दूसरा, मैं इन तमाम जवानों के प्रति, उनकी फैमिली के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ये महेश गागड़ा जी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं, और वहां के तमाम जो बीजेपी या कांग्रेस के था उनको भी जानता हूं मैं। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पॉलिटिक्स या सियासत नहीं होना चाहिए। ये मामला पूरा इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जो सवाल कर रहे हैं कि कहीं न कहीं चूक हुई, देखिए, जब ये रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा तो राउंड द क्लॉक ये कहीं न कहीं संभव नहीं हो पाता है कि उसको मैन किया जाए या देखा जा सके। निश्चित ही एक अनुमान के तौर पर यह लग रहा है कि कम से कम जो है एक्सप्लोसिव जो है 42 kg से ज्यादा होगा, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि चेसिस से लेके गाड़ी का जो पार्ट्स है, जो व्हील्स वगैरह है, 50-50 मीटर जाके बिखरे हैं, और एक साथ में कम से कम 10 जवान प्लस ड्राइवर चला गया है। तो ये कहना कि बहुत बड़ी चूक हुई, देखिए, जब रोड कंस्ट्रक्शन होता है जी निश्चित ही जो है उस पर टाइम पे लगाया होगा। अदरवाइज आज नक्सलियों के जो उनकी जो मोडस ऑपरेंडी है, ये जो है एक तरह से गोरिल्ला वारफेयर कह लीजिए या एम्बुश का हो गया है। तो उन्होंने इसको घात लगा के बहुत डीप
इसको प्लान किया होगा, एक चीज। दूसरा, ये उस एरिया में अगर जाके देखें, जो अरनपुर का एरिया जो बता रहे हैं, ये घोर जंगल वाला इलाका है, और उसके साथ साथ अभी भी बस्तर संभाग का जो कोंडागांव से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और डीप इनसाइड अभी भी बुरी तरह से प्रभावित है। दूसरा, राजनांदगांव का भी पोर्शन जो है वो नक्सलियों से प्रभावित है। और आज के डेट में देखा जाए, अगर आप टैक्टिकली अगर मतलब देखें, अगर पुलिस के एंगल से देखेंगे, तो अप्रैल से लेकर जून के बाद में जब ये खुला मौसम हो जाता है, जब गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो हम लोग कहते हैं कि ये नक्सलियों का लिए एक उनका अपर हैंड होता है। बाकी रेस्ट ऑफ द सीजन में देखा जाए तो पुलिस का बहुत बड़ा हाथ होता है, और निश्चित ही मैं समझता हूं कि नक्सलियों की वारदात में अभी जो कह रहे हैं कि 60% कमी भी, मैं समझता हूं कि काफी कमी आई है। ये क्या इसका कारण ये है अंसारी साहब जो आप बता रहे थे कि अपर हैंड होता है, क्योंकि पतझड़ के मौसम में जब पत्ते झड़ जाते हैं जंगलों में, तो जो दृश्यता है वो बढ़ जाती है, तो इस लिहाज से उनका एक अपर हैंड हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही एक पोजीशन ले चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो है, हम इसी को बताना चाहते थे कि पतझड़ का मौसम होता है, और वो उनको एक एडवांटेज होने के वजह कि रात दिन वो खुले में रहते हैं, और साथ साथ जो है देखिए, ये इंटरनल जो एनिमी होता है वो इनविजिबल होता है, वो इनकॉग्निटो रहता है, वो वहां के आदिवासियों के साथ मिल जाता है। उनको काउंटर करने की जो डीआरजी जो हमारा फोर्स है, ये 2008 में, ये जब मैं वहां पे एसपी था तो बाकायदा मूड आउट किया गया कि भाई ये जिस प्रकार के इंटरनल प्रॉब्लम है, जो आंतरिक सुरक्षा का मामला है, उनको काउंटर करने के लिए हमें स्थानीय लोगों को जब तक जो है पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो उस आधार में बनाया गया है, और ये आज तो कल नक्सल को खत्म होना पड़ेगा, उनको वायलेंस को, हिंसा को त्याग करना पड़ेगा, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक मीन्स को उनको अख्तियार करना चाहिए। और आपको बता दूं कि ये मैं समझता हूं कि पिछले साल एक वारदात हुई, उस साल के बाद अब हुआ है, और लगातार 2010 के बाद लगातार डिक्लाइन पे हुआ, लेकिन कभी न कभी अपनी प्रेजेंस को बताने के लिए वो इस तरह की वारदात करते हैं जी। और ये बताऊं कि इसमें कहीं भी मैं नहीं समझता कि हमारे जवानों ने कहीं पे कोई चूक हुई है। हाँ भाई, ह्यूमन बीइंग है, लैप्सेस होते हैं, लेकिन कहे कि मेजर सिक्योरिटी लैप्स हुआ, वैसा नहीं हुआ। 8 गाड़ियां, जैसे आपने खुद ही बताया है कि 8 गाड़ियां थी जिसपे 80 जवान थे, उसमें से एक व्हीकल जो है फंस गई। 7 गाड़ियों में उनके पास जो सिस्टम है रिमोट से ब्लास्ट, ये वही जो भी है, तो उसमें आप देखेंगे कि अभी जो जानकारी मिली है, क्योंकि मैं वहां के सीनियर ऑफिसर से मेरी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि यहाँ पे बाकायदा जो है हमारे जवानों ने उन पर काउंटर अटैक भी किया है। और चूंकि ये बताऊं कि जब भी कोई मेजर इस तरह का ब्लास्ट होता है, तो जो इतना उसका इम्पैक्ट होता है व्हीकल का, इतना साउंड होता है कि वो कहीं न कहीं उस पर संभलने का उनको बिल्कुल 50 किलो विस्फोटक का अगर विस्फोट होगा तो निश्चित तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर होगा। सड़क का जो हाल है, देखिए 40 से पता लग जाता है जी। हाँ, 40-50 केजी से कम नहीं होगा, जो उसका बताया जा रहा है कि इतनी हाइट गई होगी। मेरे पास कई और भी सवाल हैं आपके लिए अंसारी साहब, क्योंकि आप वहां पर रहे हैं, बहुत नजदीक से आपने पूरा देखा है, जो फोर्स है उसके बारे में भी आपने हमें जानकारी दी है। मैं अश्विनी सिवास साहब को लाना चाहूंगा इस चर्चा में। सिवास साहब, आपने भी सुना अंसारी जी को, वो वहाँ पर रह चुके हैं, उन्होंने अपने फर्स्ट हैंड उनको एक्सपीरियंस भी है, लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण उन्होंने कही, उनका ये आकलन है कि शायद ये जो विस्फोटक है, सड़क जब बन रही होगी तब इतना नीचे छुपाया गया होगा। तो ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब ये सड़क, ये पॉसिबिलिटी बता दो, पॉसिबिलिटी ये पॉसिबिलिटी सड़क कंस्ट्रक्शन के टाइम पे होता है, जिसको सिक्योर करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो सिवास साहब, ये सवाल उठता है कि ये वही सड़क है जिसको बनाने के लिए कई जवानों ने अपनी जान दी, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है नक्सली, उनकी कोशिश ये थी कि ये सड़क ना बन पाए, ताकि जो विकास है वो उस दूर दराज के इलाके में ना पहुंच पाए। तो ऐसे में चुनौती तो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि एक आशंका ये भी कि शायद और भी जगह पर इस तरह की जो जिंदा बारूदी सुरंग है वो होंगी। क्या हमारे पास इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं कि हम इनका पता लगा सकते? देखिए, मैं चूंकि जानता हूँ अरनपुर एरिया जो है मोस्ट डिफिकल्ट। जी अंसारी साहब, मैं आता हूँ आपके पास। जी सिवास साहब, देखो ये सच्चाई है अखिलेश कि जो अभी मिलिटेंसी या माओइस्ट या नक्सल जो हैं, उसका बेसिक रीजन है कि उस इलाके में डेवलपमेंट नहीं हुई। तो डेवलपमेंट के कारण बेसिकली ना स्कूल थे, ना हॉस्पिटल थे, ना रोड्स थी, ना उनके पास एम्प्लॉयमेंट की कोई फैसिलिटी। मगर लास्ट 10 साल में बहुत फर्क आया है, और अब जो है जो
नक्सल से प्रभावित इलाके थे वो घट के 1/3 से भी कम रह गए, क्योंकि वहां पर सड़कें भी बनी हैं, एम्प्लॉयमेंट भी आया है। क्योंकि एक प्रकार से लोगों के मन में एक मन फुटाव था कि वहां पर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे एक्सप्लॉइट करके सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ले जाती है। मगर अब बदलाव इतना आया है कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट जो लोकल्स को मिल रही है। अब मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा। देखो, मैं पैरेलल ड्रॉ करता हूं। मैं कश्मीर घाटी में 25 साल के करीब काउंटर टेररिज्म में लड़ा हूं और मैंने 1 साल का स्पेशल कोर्स किया अमेरिका से भी, हवाई के अंदर। सच्चाई यह है कि ये जो 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये इतना बड़ा एक्सप्लोजिव जो IED 50 kg का एक सड़क जो कि मेटल है वो कैसे लगा। मैं इस बात से मानता हूं कि हो सकता है ये जब रोड बन रही थी उसी समय इसको लगाएगा, और ये एक जगह नहीं है, ये और जगह भी हो सकता होगा। ये हमारे लिए चैलेंज है, हमें इसको डिटेक्ट करना पड़ेगा माइन डिटेक्टर से। वो भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये 3 से 4 फीट के अंदर जब दबा दिया जाता है तो माइन डिटेक्टर भी कई बार उसको पहचान नहीं पाता है। दूसरा ये भी सुनने में आया मैंने कि जो सड़कें बनी है वो थोड़ी हाइट पे है और दोनों तरफ जो है खाई खोदी गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो जो खाई है उससे टनलिंग इफेक्ट करके जो माओइस्ट ने उसमें IED डाल दिया। ये तो आपको इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा, मगर दोनों पॉसिबिलिटी है। एक चीज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जैसे DGP साहब भी बोल रहे थे, ये जो रेज की थी ये एक लोकल लोग हैं, इसके अंदर कुछ सरेंडर माओइस्ट भी है। ये एक पैरेलल ड्रॉ किया गया था जो कि मैं टेरिटोरियल आर्मी को हेड किया 2 साल। वहां पर हमने कश्मीर घाटी के अंदर जो ह्यूमन अर्थ टीए है उसमें सन ऑफ द सॉइल लोगों को लिया है, क्योंकि लोहे को लोहा काटता है। और एक इक्वानी बटालियन है 1 से 2 जिसके अंदर सरेंडर मिलिटेंट्स को लिया, क्योंकि उनको उनकी टैक्टिक्स पता होती है वो कैसे ऑपरेट करते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड को इसलिए उन्होंने टारगेट किया क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको मालूम है कि ये जो माओइस्ट कैसे ऑपरेट करते हैं। और इससे मैं भी सहमत हूं, ये जो TCOC अभी जो कैंपेन सीजन है वो है कि इस टाइम में जो हर साल ये नक्सल जो है वो ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, जब पत्ते झड़ जाते हैं विजिबिलिटी ज्यादा होती है। मैं यही कहूंगा कि 2 बातें हैं इस ऑपरेशन में, हमें अपनी गलती भी स्वीकार करनी चाहिए। कहीं ना कहीं रोड ओपनिंग में कहीं ना कहीं खामियां रही है, क्योंकि जब सैनिटाइज करना है आपको, उसको IED जो आपके माइन डिटेक्टर से आपके पास डॉग स्क्वाड है उसको देख के दोनों तरफ से आपको उसको ऑपरेट करना कि जब तक रोड ओपनिंग ना हो आप अगर चलते तो बहुत बड़ा रिस्क है। और दूसरा एक बड़ा कार्डिनल प्रिंसिपल है, जिस रास्ते से आप जाते हो उस रास्ते से नहीं आना। मुझे मालूम नहीं कि ये आए हैं नहीं आए, मगर ये कार्डिनल प्रिंसिपल है। बिल्कुल, हमसे भी बहुत गलती है, ये सारी बातें में हमसे भी गलती हुई। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ 25 साल के, ऐसी गलती हमसे भी हुई है। और जहां पर भी कुछ ऐसा होता है हमें लेसन लर्न करने हैं। अब जो आपका पुंछ के अंदर हुआ है उसमें भी बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। अकेली गाड़ी जा रही थी तो वो क्यों गई थी? क्या वो जो ईद के लिए इफ्तार पार्टी, वो तो हाँ सामान लेके जा रहे थे ईद के लिए, मगर वो इंफॉर्मेशन तो पास होगी ना। मेरा मतलब ये है अखिलेश जी कि हमें हर चीज से सीखना है। और अब 10 लोगों की, 10 जवानों की जान जाना भारत के लिए अच्छा नहीं है। तो एक ये है कि अब माहौल चेंज हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। आज जो माओइस्ट है, नक्सल हैं, उनका मेन मकसद है किसी प्रकार से वो अपने आप को रेलेवेंट दिखाएं, क्योंकि अभी ये प्रॉब्लम दूर होती जा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है एक बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। वन अपशिप नहीं है। आज से 7-8 साल पहले आप देखें इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं होती थी। आज NIA और IB इनसे इंटेलिजेंस शेयरिंग करती है। अगर ISI का हाथ है वो भी बताया जाता है। और जो ये नक्सल हैं ये उन इलाकों में ऑपरेट करते हैं जो कि 3-4 बिल्कुल सिवा साहब कई सारे सवाल उठते हैं। मैं आपके पास वापस आने का प्रयास करूंगा, हालांकि मेरे पास समय की अभी कमी है, लेकिन मैं संक्षेप में अंसारी साहब आपसे जानना चाहूंगा कि जो बातें आपने कही और जो बात सिवा साहब ने भी कहा कि जो माओवादी समस्या है उससे निपटने के लिए सबसे अच्छा जो हमारे पास तरीका भी फिलहाल ये DRG बल ही दिखाई दे रहा है, जो कि लगातार इस इलाके में जाकर के कार्रवाई कर रहा है। तो जो कल की घटना हुई है इससे आपको क्या लगता है कि हमें क्या सीखना चाहिए ताकि आगे से ऐसा ना हो? देखिए, ऐसा है कि ये मैं निश्चित ही मैं समझता हूं कि तमाम वहां के फोर्स जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने स्ट्रिक्टली जो है ROP, SOP और तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट के उनको फॉलो किया होगा। बीइंग ह्यूमन बीइंग, आदमी जब थक जाता है तो कहीं न कहीं लैप्सेस होते हैं
बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके मेजर जनरल साहब ने बात कही है कि ये कंस्ट्रक्शन के टाइम पे इतना बड़ा आरडीएक्स जो है 3 से लेकर 4 फीट रखा गया होगा, नंबर 1, और साइड से डेप्थ है उसको एलिवेशन देके बनाया गया, क्योंकि मैं जब वो सब बन रहा था ये हम ही लोगों का काम था कि भाई डीप इनसाइड जो अरनपुर एरिया है बहुत डीप इनसाइड है, मैं सब उस एरिया को जानता हूँ। रोड की कनेक्टिविटी जो है वहां पे काफी बढ़ा है, और जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है पहले के बनिस्बत काफी बना है। देखिए मैं एक बात बता दूं कि मैं 87 में वहां पे था, 90 में वहां पे था, 2002 में था, 2005-6 में था, तो काफी लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, और इसी की वजह है कि ये लोग अब बैक फुट पे है, लेकिन अपनी प्रेजेंस को बताने के लिए ये सब ये काम कर रहे हैं। अब रहा सवाल कि पुलिस ने कहाँ पे गलती किया या गवर्नमेंट, उसमें नहीं जा रहे, हम ये जानना चाह रहे थे कि अब आगे इससे हमने क्या सीखा है कि आगे इस तरह से ना हो कुछ। देखिए ये इसकी गारंटी जो है, जो इंटरनल जो प्रॉब्लम होता है, इंटरनल प्रॉब्लम इशू जो है, जब तक लोकल स्थानीय लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके, अच्छा वो बेहतर तरीके से जो गोरिल्ला वारफेयर कह लीजिए या एम्बुश की जो कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग, उनको बेहतर तरीके से काउंटर करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये जो कि नक्सल है वहां पे, तो वो गांव वालों के या लोकल स्थानीय लोगों के साथ मिलके इस तरह का अंजाम देते हैं। अब रहा सवाल कि ये दूर से देखिए, बता दूं कि जो इतना बड़ा आरडीएक्स वो प्लांट किया होगा, तो इसको बहुत ही आसानी से 200 से लेकर 500 गज की दूरी से वो मैप बाहर से ट्रिगर किया गाड़ी जा रही है, उसको लेकर अपना स्विच दबाते अब बिल्कुल किया होगा, तो ये बहुत आसानी से हो जाता है। अच्छा वो जो प्लान करते हैं वो उसको मार्क कर लेते हैं, और मार्किंग के तरीके बहुत कुछ होते हैं। वो अलाइनमेंट जो है पेड़ से करते हैं, कोई ऐसा जो है बॉडी होता है जो कि क्या कहेंगे उसे, लैंडस्केप होता है, उसे मार्क करके रखते हैं, उसे अलाइनमेंट करके लेके जमाते हैं। तो अभी भी कहना कि आगे जो है क्या होगा, जाहिर सी बात सरकार जो है वहां के ऑफिसर जो है इस तरह से लर्न तो लेसन करेंगे, पूरी तरह से सक्षम है और निश्चित तौर पर पूरी तैयारी भी की होगी। अंसारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, माफी चाहता हूं मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। सिवा साहब क्या होगा, जी बिल्कुल जी, सिवा साहब आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस दिन बना कितने आरोपी कर जी विस्तार से समझाने के लिए कि आखिर जो कल घटना हुई है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और आगे ये दोबारा ना हो इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। 5 की बात में वक्त एक ब्रेक का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल के सरकारी बंगले के सुंदरीकरण पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बीजेपी ने नैतिक आधार पर केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है। बीजेपी का कहना है कि जब दिल्ली और पूरा देश कोविड महामारी की चपेट में था तब इतनी बड़ी रकम खर्च कर केजरीवाल शीश महल की खूबसूरती बढ़ा रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि आम आदमी पार्टी के सिर की टोपी, मफलर और मुखौटा सब चल गया है। बंगला चमकाते चमकाते सिर की छत भी चली गई है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का राजरोग उनकी सरकार, पार्टी और संगठन से होता हुआ उनके घर तक पहुंच गया है। त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने बंगले के सौंदर्यीकरण का बजट एक साथ क्यों नहीं पास कराया, टुकड़े टुकड़े में इतनी बड़ी अमाउंट क्यों खर्च की गई। प्रदेश के आदरणीय महामंत्री, आदरणीय सांसद डॉक्टर, ये वो पार्टी है जो ये दावा करती थी कि उसने सत्ता में आने का रास्ता सबसे जल्दी तय किया। अपनी स्थापना के चंद महीनों में या चंद हफ्तों में ही उन्हें राज करने का मौका मिल गया। परंतु एक कहावत होती है कि राजयोग जब आता है तो अक्सर उसके साथ राज रोग आता है। परंतु आम आदमी पार्टी के संदर्भ में यह राजरोग कितनी जल्दी, कितना संक्रामक हो जाएगा, यह शायद दिल्ली और देश की जनता की समझ से बाहर था। आज वह राजरोग उनकी सरकार, सरकारों के विभाग, पार्टी, संगठन से होता हुआ घर के अंदर तक पहुंच गया। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वो अपना बंगला मीडिया के लिए खोल रहे हैं, केजरीवाल भी अपना बंगला दिखाएं। मनोज तिवारी से बातचीत की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। अरविंद केजरीवाल के कथित करोड़ों बंगले के पीछे आज बीजेपी का मार्च है। सांसद मनोज तिवारी जी हमारे साथ में हैं। मनोज जी, आपका भी बंगला काफी बड़ा है, इतना पैसा खर्चा हुआ है जिसका आप आरोप लगा रहे हैं, या उससे आधा पैसा आपने अपने बंगले पर खर्चा किया है? आपने बहुत अच्छी बात कही रवीश भाई।
आप मेरे घर आइए, मेरा मेन गेट तो खुला ही रहता है, आप आराम से आते हैं, हमारे लॉन तक आप आते हैं, जो भी रहा है वहाँ लॉन यूज करता है, लेकिन आप मेरे घर में घुस जाइए। आई एम ओपन। मैं मीडिया को, मैं एनडीटीवी को इनवाइट करता हूँ कि आप चलिए हमारा घर देखिए, हम एक सुपरस्टार भी हैं देश के। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं अलाउ कर सकते हैं? क्यों ये बैरिकेड लगाए हैं? हम तो शांतिपूर्ण उनका घर देखना चाहते हैं कि जो टाइम्स नाउ नव भारत ने, अगर आप कहते हो झूठ फैलाया है या एनडीटीवी ने झूठ फैलाया है, तो हम देख लेंगे। आप झूठ को झूठ कर दीजिए, सच को सच कर दीजिए, लेकिन आप दरवाजा बंद करके लाठी चलवा रहे हैं। यहाँ पानी, वरुण, वज्र लगवाया है। ये जो आप दुरुपयोग कर रहे हैं ताकत का, ये बता रहा है कि आप मात्र भ्रष्टाचारी ही नहीं हैं, आप अयासी और विलासिता के भी प्रतीक बन गए हैं। आप किसी एंगल से आम आदमी नहीं हैं। प्रधानमंत्री आवास का सिर्फ नाम बदला है। जो कल रेसकोर्स रोड था, आज प्रधानमंत्री लोक कल्याण मार्ग है। उसका न तो एक कमरे की चौड़ाई बदली है, न तो किसी एक भवन को नया बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल के मूर्ख गुर्गों को मैं बताना चाहता हूं, जो पता नहीं कहां कहां से आकर के खड़े हो गए हैं और प्रेस में आ जाते हैं। इनको इतना नहीं पता कि प्रधानमंत्री आवास में कितने सुरक्षा के, कितने अलग अलग जगह हैं। आप उसकी तुलना अपने से करते हो। हम इसकी भी सुरक्षा चाहते हैं। ये भ्रष्टाचारी को भी हम नहीं चाहते सड़कों पे सजा दे, कानून सजा देना चाहिए, लेकिन रहने के लिए तो जैसा तेरा घर वैसा मेरा घर। अरविंद केजरीवाल, क्या ये सीएम हाउस है? सीएम हाउस तो श्यामनाथ मार्ग है, आवंटित जो है। शीला जी रहती थी एक दूसरे घर में, वो जाके मोती मार्ग पे, मोतीलाल नेहरू मार्ग पे, तू वहां भी रह सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने चुना जो बेस्ट घर हो सकता है। और बेस्ट घर चुनने के बाद इसने 45 करोड़ का रेनोवेशन लगवाया। बिहार के सहरसा जेल से पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की रिहाई हो गई है। आनंद मोहन को आज तड़के सहरसा जेल से छोड़ दिया गया। प्रशासन ने तड़के रिहाई का फैसला किसी तरह के हंगामे से बचने के लिए किया। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से वो पैरोल पर थे। उनके बेटे की सगाई थी, जिसमें बिहार के बड़े बड़े नेता मौजूद रहे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी दिखाई दिए। लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि एक अफसर की दिन दहाड़े हत्या करने वाले मुजरिम को इस तरह रिहा करने का संदेश क्या जाएगा? क्या ये बाहुबली के आगे राजनीति के सरेंडर की मिसाल नहीं है? और हमारी सहयोगी तनुश्री ने आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद से बात की। उन्होंने अपने पिता की रिहाई को सही बताया। एंड एवरीवन नो, सबको पता है कि क्या कहते हैं, मेरे पिताजी निर्दोष होने के बावजूद उन्होंने सजा काटी, लेकिन कोर्ट का जो आदेश था उसको हम लोगों ने बिल्कुल माना, पूरी सजा कंप्लीट की हम लोगों ने। एंड टुडे वी आर मतलब आफ्टर 16 long years he's out, and it's a very emotional period for the family, and we don't have anything to do. Will you go and meet Krishnaya's wife as well? I was the one who, yeah. Please go. Yeah. बात ऐसी है कि ये आइडिया मेरे ये विचार मेरे मन में आया था क्योंकि हम लोगों ने 15 साल में बहुत कुछ झेला है। एक पिता के बगैर जिंदगी कैसे कटती है हम समझ सकते हैं, और हमारे दर्द से उनकी फैमिली के लिए भी हुआ, हमारे दर्द से लाख गुना ज्यादा दर्द उनका, ज्यादा दर्द उनको है ना। और इसीलिए हमको एक इंसानियत के नाते इलेक्शन से पहले ये क्या किसी तरीके का राजपूत कम्युनिटी का वोट लाएगा क्या? ये सब हम नहीं जानते, इस सब के बारे में हम नहीं जानते। तो अभी आप यहाँ पे इवेंट हम बस अपने आनंद मोहन जी है कहाँ? सुबह से कोई झलक ही नहीं नजर आई है। मेरे शादी के प्रिपरेशन में नहीं, तो बट अभी है, बिहार में है। आनंद मोहन की रिहाई से जी कृष्णैया का परिवार दुखी है। जी कृष्णैया की बेटी ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो सख्त कानून लाएं ताकि इस तरह के अपराधी ना छूट पाएं। Well, our struggle, sir, has been, there are no words that I can express about it. Not about us, but my mother. I'm 35 now, so I can relate to how much my mother would have gone through at that point of time. She was hardly 33. मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को सोसाइटी में नहीं आना चाहिए सर। हम बहुत ही ज़्यादा, हमें इतना पावर नहीं है कि हम फाइट कर सकते हैं,
मगर हम बस यही चाहते हैं कि आप हमारी बात सुने और ऐसे क्रिमिनल्स को एक ऐसा लॉ लेके आए जहाँ पे ये गैंगस्टर, ये जो माफिया, ये जो चल रहा है, सारे ऑफिसर्स लोग घर से वहाँ घूम सके, बिहार में सेफ या किसी भी स्टेट में। आप रिकंसिडर करें इस सिचुएशन को। और आप एक बार, अगर आपको हमारे पापा जी के बारे में पता नहीं है तो एक बार बिहार जाके वहाँ के लोगों से मिलना, शायद आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितना अच्छा सर्विस किया है। आज भी 29 ईयर्स के बाद अगर लोग इसको लेके लड़ रहे हैं तो ये हमारे लिए ये रिवॉर्ड नहीं है सर। तो बस मेरी यही विनती है कि आप सोचें इसके बारे में और हमारी तरफ जस्टिस आए। वहीं बीजेपी नेता आनंद मोहन के रिहाई को के पीछे वोट बैंक की राजनीति बता रहे हैं। अगर कोई जेल की अवधि पूरी कर लेता उसको रिहा करे, समझ में आ सकती है बात, लेकिन आपने जेल मैनुअल को ट्वीक किया, उसमें संशोधन किया, उसमें सुधार किया। केवल 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट लेने के लिए अपराधियों को छोड़ा गया ताकि वो अपराधी जो हैं राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल की मदद कर सके। तो नीतीश कुमार ने जहां एक और भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया लालू परिवार को संरक्षण देकर, वहीं दूसरी ओर 27 लोगों को छोड़कर जो दुर्दांत अपराधी हैं, इन्होंने अपराध के साथ भी समझौता कर लिया। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने निर्मल लाइफस्टाइल के 2 डेवलपर्स धर्मेश जैन और राजीव जैन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने 3 मई तक के लिए उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। सुनील, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, निर्मल लाइफस्टाइल के जो 2 ये निर्मल डेवलपर्स के जो 2 ये बिल्डर हैं, दरअसल ये इनका बहुत ही प्रोमिनेंट बिल्डर माने जाते हैं मुंबई में, खास करके मुलुंड इलाके में इनका काफी नाम है और कई इनके वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जानकारी ये मिली है कि कुल 34 लोगों ने शिकायत की। 2011 में उन्होंने फ्लैट बुक किया था इनके प्रोजेक्ट में, लेकिन उन्होंने जो पोजीशन देना चाहिए था वो समय पर दिया नहीं और अभी तक उन्हें पोजीशन नहीं मिला है। ये इसी वजह से EOW में, यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफिस विंग जो है, ऑफिसर्स विंग जो है मुंबई पुलिस की, वहां पर शिकायत की गई थी और वहां पर जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को, धर्मेश जैन को, राजीव जैन को आज गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उन्हें अदालत में पेश किया गया था, जहां पर कि 3 मई तक के लिए उन्हें पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। जो प्रोजेक्ट है वो बताया जा रहा है कि मुलुंड का ही है, ओलंपिया, पैनोरमा और स्पिरिट उसका नाम बताया जाता है। दरअसल ये अच्छे बिल्डरों में इनकी गिनती थी और बड़ा नाम था, लेकिन पिछले कुछ सालों से एक तरह से इनके प्रोजेक्ट में काफी नुकसान हुआ और लॉस हुआ, ऐसा बताया जा रहा है, और जिसके चलते कुछ प्रोजेक्ट इनके रुक गए और वो समय पर जो है कि पोजीशन नहीं दे पाए। इसीलिए जो खरीदार थे उन्होंने शिकायत की और अभी तक 34 लोग सामने आए हैं जिन्होंने शिकायत की है। हो सकता है कि आगे और भी लोग आ सकते हैं। इन 34 लोगों की शिकायत पर FIR लेकर पुलिस ने मामले की जांच कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान के कोटा में खुदकुशी का एक और मामला सामने आया है। मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रही 19 साल की छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली। एक के बाद एक लगातार छात्रों की खुदकुशी के मामले वहां सामने आ रहे हैं। कोटा में इस साल खुदकुशी का यह 7वां मामला है। 2022 में IIT नीट की तैयारी कर रहे 17 छात्रों ने खुदकुशी की थी और दिसंबर 2022 में एक ही दिन 3 छात्रों ने वहां पर आत्महत्या की थी। अधिकारियों के मुताबिक कोविड के बाद कोटा में आत्महत्या के मामलों में 60% की बढ़ोतरी हुई है। IITs, IIMs में बीते 5 साल में 60 छात्रों की आत्महत्या से मृत्यु हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो करीब 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं, कोचिंग क्लासेस में दाखिला लेते हैं और छोटे छोटे शहरों से आते हैं, देश से अलग अलग जगह से आते हैं। वो हॉस्टल में रहते हैं, पेइंग गेस्ट में रहते हैं। वहाँ पर उनको घर जैसा वातावरण नहीं मिलता है, वहाँ पर सिर्फ उनसे रेंट लेकर उनको कमरा दिया जाता है। दूसरी बात जो है वो पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। अगर आप 1 या 2 दिन भी पीछे रह जाते हैं पढ़ाई में तो आपको मेकअप करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे राशि के केस में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी बीमारी हुई, छोटी सी बीमारी हुई और वो टेंशन में आ गई कि मैं स्लिप कैसे कर जाऊंगी इसमें से। काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा सो गए या क्लास मिस कर गए तो फिर हम उसमें कैसे कोप कर पाएंगे।
साथ ही IIT में करीब 20,000 तक सीटें हैं। बच्चे जो देते हैं एग्जाम 1.5-2 लाख के करीब बच्चे एग्जाम देते हैं। लेकिन सिर्फ कोटा की ही बात नहीं है, IIT में दाखिला लेने के बाद भी, IIT IIMs में भी जब दाखिला हो जाता है तब भी सुसाइड के केस सामने आते हैं। तो जो मेंटल हेल्थ की इश्यूज हैं यंग एडल्ट्स में, टीनेजर्स में, इनको शायद परिवारों को और समाज को गौर से देखना पड़ेगा। कोचिंग की तरफ से फ्री डेज हैं, हॉलीडेज हैं, नो स्टडी डे है, फेट फेस्टिवल फेयर्स है। प्रशासन ने एक बिल भी ला रही है राजस्थान सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलराइज करने के लिए। लेकिन आप जब तक मेंटली जो बच्चे के दिमाग में जो टेंशन चल रहा है उसको वहां पर आप मूल जो जड़ की बात है, जो मूल प्रॉब्लम है, उस पर आप जब तक नहीं पहुंचेंगे तब आप कितने ही बिल और कितने ही लेजिस्लेशन ले आए, ये मामला सुलझने वाला नहीं है। आपने खुद ने बताया आंकड़े कितने हो रहे हैं सुसाइड्स, और कोविड के बाद तो इसमें बढ़ोतरी हम देख रहे हैं कि करीब 60% बढ़ोतरी हुई है। ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। भाजपा के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव बादल में किया गया। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जेपी नड्डा और शरद पवार समेत कई नेता बादल गांव पहुंचे। बादल का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। पंजाब सरकार ने आज एक दिन की सरकारी छुट्टी घोषित की है। श्री अमृतसर साहिब जी के स्नान चौकियां झंडे अटल धर्म का जयकार बोलो जी। तो 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।